नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण चीज पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। यानी आप लोग बिल्कुल शांति से बैठिए, आराम से देखिए, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। हमारे सबसे ऊंचे न्यायिक प्राधिकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो हमें बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है, हमारे संविधान की रक्षा करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट यानी कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच हमेशा विवाद चलते रहते हैं, क्या विवाद रहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या अधिकार क्षेत्र रखता है, वो सारी चीजें देखिए। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा आधुनिक इतिहास में, तो सुप्रीम कोर्ट जो अस्तित्व में आया भारत में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आपने देखा होगा। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे मामले होते हैं, तो इसको नीचे ही स्तर पर अगर सॉल्व कर लिया जाए तो ठीक है। सारे मामलों को अगर इंग्लैंड ही भेजें हम तो नहीं अच्छा रहता। इसलिए वहां पे क्या हुआ, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई कि भारत के मामलों को यही जो है इसका एक तरह से निपटारा कर दिया जाए। लेकिन फिर भी ये सुप्रीम नहीं होता था। अगर जैसे आपको इसके निर्णय के विरुद्ध अपील करना है तो आप इंग्लैंड जाकर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कर सकते थे। लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। आज के समय में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, वो अंततः उसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है कि वो जाकर फैसला बदल सकती है, ऐसा नहीं है। तो उस समय के सुप्रीम कोर्ट और आज के समय में सुप्रीम कोर्ट में आपको थोड़ा सा अंतर समझ में आया होगा। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, इसकी स्थापना आपको पता है 26 तारीख को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारे प्यारे देश भारत का संविधान जो है वो लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसके 2 ही दिन बाद मेरे दोस्तों, यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कार्य मुख्यतः होता क्या है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, जैसे आप कहीं भी हैं, स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, आपको किसी भी चीज को जो है, धर्म को अगर आपको मानना है तो आप स्वतंत्र रूप से मान सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, जिसके कारण प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक मनुष्य को, जो भारत का निवासी है, उसको मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर इस मौलिक अधिकार का आपका हनन होने लगा, इन मौलिक अधिकारों को छीना जाने लगा, तो आप क्या करेंगे? आपको जीने नहीं दिया जा रहा है, जबकि संविधान के मौलिक अधिकार दिया गया है कि जीवन जीने का हर व्यक्ति को क्या है, अधिकार है, वो जीवन जी सकता है, गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। और जैसे किसी धर्म को आप एडॉप्ट कर सकते हैं, किसी धार्मिक मामले को, या फिर किसी भी चीज का स्वतंत्रता का अधिकार है, वो सारे मौलिक अधिकार हैं। अगर इस मौलिक अधिकारों का आपका हनन होने लगा तो आप कहां जाएंगे? आप सीधे जाइए सुप्रीम कोर्ट आपकी मदद करेगा। यानी मौलिक अधिकार जैसे मामलों को कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। मुख्यतः हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, हाई कोर्ट बाद में देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। किसी 2 राज्य के बीच विवाद चल रहा है, राज्यों के बीच कोई विवाद है, जैसे आपको पता है कि कावेरी नदी के लिए 2 राज्यों के बीच विवाद चल रहा था। ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जिसमें 2 राज्यों के बीच विवाद चल रहा है। वो मामले कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय करेगा। उच्च न्यायालय कोई फैसला दिया है, उच्च न्यायालय जो है किसी भी राज्य का कोई फैसला दिया है, और उस निर्णय के विरुद्ध में अगर आप अपील करना चाहते हैं, आप जाएंगे कहां? आप जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय। यानी सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप जाकर उस निर्णय के विरुद्ध जो है याचिका दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट अपने मामलों को देखता है। मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक होता है, और संविधान में कोई चीज लिखी गई है, उसका अंततः व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। जैसे अगर संविधान में कोई चीज लिख दी गई है तो तमाम सरकार अपने हिसाब से उसका मतलब निकालेगी, विपक्ष जो है उसका मतलब अलग तरीके से निकालेगी। अंततः जो निर्णय देगा वो सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर वो उसका व्याख्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या किया, वही जो है उसको सही रूप से निर्धारित करता है कि इसमें लिखा क्या गया है। तो इसलिए संविधान में लिखे गए चीजों की व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट करता है। बहुत एक ताकतवर अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। अर्थात सुप्रीम कोर्ट पूरा अगर हम लोग मिला लें तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? हमारे संविधान का दोस्तों संरक्षक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? संविधान संरक्षक के रूप में कार्य करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और उसी की वजह से सरकारें हैं जो है अपनी मनमाना नहीं कर पाती। न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच बहुत सारे विवाद होते हैं, वो सारे विवाद हम लोग देखेंगे। अब देखिए अगली बात अगर करें
दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं, संविधान के भाग 5 में क्या है, संविधान के भाग 5 में संघ की बात की गई है और संघ में ही क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र हैं, सुप्रीम कोर्ट के नींव है, सब सारी चीजें जो हैं इसमें बात की गई हैं। और मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया। देखिए दोस्तों, जब 1950 चला था तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश थे। कितने? 8 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी और किसी भी मामले पे ये 8 जज जो हैं बैठते थे और अपने निर्णय को देते थे। लेकिन धीरे धीरे मामले जो है वो ज्यादा आने लगे, मामले लंबित होने लगे, बहुत सारे केसेस आने लगे। तो अगर एक ही मामले पे सारे जज कार्य करेंगे तो ऐसा अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए हर मामले के लिए जजों की एक तरह से विभाग बांट दिया गया। जैसे इस दूसरे केस पर ये दूसरा जज, दूसरे केस पे दूसरा जज, तीसरे केस पे दूसरा जज, इस तरह से विभाग जो है बांट दिया गया। शुरू में 1950 में जो है 8 न्यायाधीश से काम चलता था, लेकिन धीरे धीरे जब मामले बढ़ने लगे तो इसकी वृद्धि कर दी गई और ये 3 यहां पर जज अन्य जो है शामिल किए गए, 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और सुप्रीम कोर्ट में कुल 11 न्यायाधीश 1956 में बना दिए गए। इस तरह से धीरे 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 करके जजों की संख्या बढ़ती रही, मामले बढ़ते रहे तो जजों की संख्या बढ़ानी पड़ी सरकार को और अंततः वर्तमान समय में 2019 में जजों की संख्या बढ़ी थी और टोटल जज कितने हो गए सुप्रीम कोर्ट में? 34। एक जो है सीजेआई हैं यानी मुख्य न्यायाधीश और प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, इन दोनों को मिलाकर टोटल 34 न्यायाधीशों की जो है प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक 2019 से ये चीज शामिल की गई है, 34 न्यायाधीश जो है शामिल किए गए हैं। दोस्तों हम लोग सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति देखते हैं, कैसे नियुक्ति की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति देखिए, पहले बात कर लेते हैं सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे की जाती है। देखिए दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसे बनाया जाता था जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति रहता था, जो सबसे एजेड, सबसे उम्रदराज न्यायाधीश होता था। उसे क्या किया जाता था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। यह परंपरा चलती रही, काफी दिनों तक चलती रही, लेकिन यह परंपरा टूट गई। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाने की जो एक तरह से वरिष्ठता को महत्ता दी जाती थी, इसकी परंपरा टूट गई 1973 में। 1973 में मैं आपको बता दूं, आप लोगों को पता भी होगा, एक बहुत महत्वपूर्ण केस था जो संविधान की एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। एक केस था 1973 में, उस केस का नाम आपको पता होगा, क्या नाम था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सुप्रीम कोर्ट में यह केस चल रहा था। यह केस इस मैटर पे था, क्या जो संसद है हमारी, वो संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन कर सकती है, क्या पूरे संविधान को बदल सकती है, ऐसे मामले थे। लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया अंततः, इसमें 13 जज जो है, 13 जजों की पीठ बैठी हुई थी, बेंच, सबसे बड़ी बेंच इसी को मानी जाती है आज तक के इतिहास में। इसी निर्णय में 13 जज जो है बैठे थे केशवानंद भारती केस में। इसमें 7-6 के बहुमत से निर्णय आया। निर्णय क्या आया कि संसद जो है वो संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। अर्थात संसद ऐसा नहीं है कि पूरे संविधान को बदल दे, जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसमें संसद जो है वो परिवर्तन नहीं कर सकती या बदल नहीं सकती। इससे क्या हुआ, ये निर्णय किसके विरोध में गया? ये निर्णय गया सरकार के विरोध में। यानी सरकार ही तो चाहेगी कि संविधान में संशोधन कर दे, लेकिन सरकार के विरोध में गया। सरकार ने क्या किया? अब सरकार को भी तो कुछ बदला लेना था और उस समय सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी क्या थी? प्रधानमंत्री थी उस समय। सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आया था 7-6 के बहुमत से, अब उसमें क्या देखिए किस तरह से जो है ये परंपरा टूटती है, उसको हम लोग यहां पर देखते हैं। दोस्तों 1973 में जब नए सीजेआई की नियुक्ति की बात हुई तो आप लोग सोच सकते हैं उस समय बनाया गया A.N. रे को नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यहां से परंपरा टूटती है। ये A.N. रे जो मैं आपको बता रहा था ना, 7-6 के बहुमत से निर्णय आया था। ये 6 जो थे वो सरकार के पक्ष में अपने फैसले को दिए थे और ये 7 जो थे वो सरकार के विरुद्ध में अपने फैसले दिए थे। इसी 6 में से एक न्यायाधीश थे A.N. रे, जो सरकार के पक्ष में अपना निर्णय दिए थे और इनसे सीनियर ये 3 जज थे जो इस 7 में शामिल थे।
जस्टिस जी एन सेलर, के एल हेगड़े और ए एन ग्रोवर, इनकी सीनियरिटी को, इनकी जो वरिष्ठता थी, इसको दरकिनार करते हुए इन तीनों से जूनियर थे ए एन रे, इनको बना दिया गया मुख्य न्यायाधीश। यहां से परंपरा टूट गई। जो एक तरह से ये परंपरा थी कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का होगा उसको जो है हम लोग मतलब देश का सीजेआई बनाया जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। यहां से ये परंपरा टूट जाती है। और हालांकि ये तीनों न्यायाधीशों ने क्या किया, अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गलत हुआ, इनमें में से किसी को एक बनाना चाहिए था, लेकिन बनाया गया ए एन रे को, जिन्होंने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। यहां से परंपरा जो है टूट गई, जो सीनियरिटी को एक तरह से दिया जाता था, सीनियर जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। 77 में भी एक बार ये परंपरा टूटी। जैसे एम एच बेग जो थे, इनको बना दिया गया सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जबकि एच आर खन्ना को बनाना चाहिए था सीनियरिटी की वजह से, लेकिन जबलपुर में कुछ विवादास्पद के कारण, कुछ विवाद के कारण जो है इनको बनाया गया एम एच बेग को, और यहाँ पे इनकी सीनियरिटी को महत्ता नहीं दी गई। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, और जो जैसे इस समय सीजेआई जो है वो अगले सीजेआई के नाम को प्रस्तावित करता है, नाम को रखता है, इसके बाद राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करते हैं। अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर होती है, कौन करता है यह नियुक्ति, वो सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक कमेटी होती है। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। इनके निर्देश पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों के बारे में। आपको पता है कि 2014 में भी, 2014 में जो है, 2014 में क्या हुआ था, जजों की नियुक्ति के लिए एक संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। एक कमीशन हुआ, एनजेएसी नामक एक कमीशन की स्थापना होगी। यही जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होगा। अब देखिए इसमें क्या मैटर हो गया, ये जो संशोधन है राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। आखिर जजों की नियुक्ति का ये जो प्रावधान है ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें मैटर क्या था, क्या मामले थे जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम बढ़ी सरकार और न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आयोग में कौन कौन से सदस्य शामिल रहेंगे। तो सरकार ने कहा कि इसमें सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे, प्लस सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश रहेंगे, कानून मंत्री शामिल रहेंगे, यानी जो विधि मंत्री होते हैं वो शामिल रहेंगे, और 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति रहेंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं क्या थे, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं इस कमीशन में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल रहेंगे इस आयोग में ठीक है, कानून मंत्री रहेंगे चलिए ठीक है। ये 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन है, इसका कोई परिभाषा है क्या? तो इसमें सरकार ने क्या कहा कि इन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए, मेरे दोस्तों, इन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नियुक्ति के लिए एक आयोग होगा, और उस आयोग में क्या होगा, सीजेआई रहेंगे, प्रधानमंत्री होंगे, और लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता जो हैं वो इन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्या होगा कि अगर प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता है, और इन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये कार्यपालिका है, जो प्रधानमंत्री हैं, इनका दबाव इस न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका पर पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब इन्हीं के द्वारा नियुक्ति की जाएगी तो मेरे दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि न्यायपालिका खुलकर अपने कार्यों को नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रेशर रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार कर दिया कि ये जो संशोधन है, ये जो लाया गया है, ये असंवैधानिक है, और इस वजह से एनजेएसी को क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो उस तरह से जजों की जो नियुक्ति थी, इस जो एनजेएसी के द्वारा की जानी थी, वो चीज तो बिल्कुल समाप्त हो गई। आज के समय में अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं, उन्हीं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमें किसी
सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उनके पद से हटाना है तो हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? संसद हटा सकती है क्या, या फिर राष्ट्रपति? कौन हटाएगा? अगर मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश कोई भी न्यायाधीश है, उसको अगर उसके पद से हटाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मेरे दोस्तों मिल सके और आप अपनी तैयारी को अच्छे से और अच्छी तरह से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।